हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स ग्रो टुगेदर। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से टीआरई में जीएस पोर्शन में जो साइंस के 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर बात करूंगी। तो जो भी स्टूडेंट अभी टीआरई 4 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें इतना आइडिया तो लग ही चुका होगा कि जो टीआरई में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो मेनली एनसीईआरटी से ही पूछे जा रहे हैं, चाहे मैं साइंस सब्जेक्ट की बात करूँ या अदर सब्जेक्ट की बात करूँ। और मान लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं भी देखा है तो आज इस वीडियो में मैं उन क्वेश्चंस को विद प्रूफ दिखाऊंगी कि वे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से किस क्लास से और किस चैप्टर से पूछे गए हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि साइंस के किस पार्ट से, यानी कि फिजिक्स से या केमिस्ट्री से या फिर बायोलॉजी से किससे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आपको भी इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप इन पार्ट्स में से किस पे ज़्यादा फोकस करें। तो आज की इस वीडियो में मैं टीआरई 3 के जो भी एग्जाम्स हुए हैं, चाहे जूनियर के, टीजीटी या फिर पीजीटी के एग्जाम्स हों, उनमें जो जीएस में साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैं उनको दिखाऊंगी आपको विद प्रूफ। और आप खुद ही एनालिसिस करिएगा कि किस पार्ट से जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे हुए हैं और आपके लिए किस क्लास की एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके एग्जाम के लिए। और मैं इन क्वेश्चंस को इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि श्वास प्रक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो पहले मैं इसका आपको आंसर बता देती हूँ, उसके बाद में उसके सोर्स के बारे में भी बात करूंगी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ऊर्जा स्रावित होती है तथा एटीपी के रूप में भंडारित होती है। और अगर इसके सोर्स की बात करें तो इसका सोर्स है क्लास 10th की एनसीईआरटी चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस। आप इस चैप्टर में देखेंगे कि फ्लो चार्ट के थ्रू आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको एटीपी के रूप में भी बताया गया है कि एटीपी के रूप में ऊर्जा जो है कैसे भंडारित होती है। यहाँ पे आपको एटीपी को एक्सप्लेन करके बताया गया है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है कि हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल पूछा है, यानी स्टोर साइट ऑफ मलेरिया पैरासाइट इन आवर बॉडी। तो इसका आंसर पीपीएससी ने तो प्लीहा दिया है, लेकिन अगर इसके सोर्स की बात करें तो मुझे ये क्लास 12th की चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस से ये क्वेश्चन मुझे मिला है, जहाँ पे लेकिन ये अगर इसका एक्सप्लेन मैं देखूँ तो यहाँ पे किया हुआ है कि लीवर में ये इनका जो है इनिशियली स्टोर साइट होता है। यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ कि द पैरासाइट्स इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन द लीवर सेल्स, यानी जो मलेरिया पैरासाइट्स है वो इनिशियली जो है लीवर सेल में ही मल्टीप्लाई करता है। तो पता नहीं अब बीपीएससी ने कहाँ से आंसर दिया है स्प्लिन, और मुझे मिला भी नहीं। लेकिन हाँ, गूगल पे सर्च करने पे ये भी दिया है कि स्प्लिन भी हो सकता है इसका स्टोर साइट। तो अगर आपको इसका क्वेश्चन क्लियर पता हो, इसका आंसर क्लियर पता हो, तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की ओर पौधों के झुकाव का मुख्य कारण क्या है। अगर इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर होगा बी, यानी कि प्ररोह के छायादार भाग की ओर ऑक्सीजन का विसरण। इसलिए पौधे की ये जो पौधे हैं वो प्रकाश की ओर झुके हुए प्रतीत होते हैं। अभी मैं आपको इसका ये सोर्स दिखा रही हूँ। तो ये क्वेश्चन जो पूछा हुआ है ये क्लास 10th से पूछा हुआ है, चैप्टर है 7। चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से पूछा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सप्लेन भी किया हुआ है इस क्वेश्चंस को कि व्हेन ग्रोइंग प्लांट्स डिटेक्ट लाइट, यानी कि जब ग्रोइंग प्लांट जो है लाइट को डिटेक्ट करते हैं, जैसे कि पौधे बड़े हो रहे हैं, अगर वे लाइट को डिटेक्ट करते हैं तो अ हार्मोन कॉल्ड ऑक्सिन सिंथेसाइज्ड एट द सूट टिप्स। तो जो सूट के टिप्स पे यानी प्ररोह के टिप्स पे एक हार्मोन बनने लगता है जिसको हम ऑक्सिन हार्मोन कहते हैं। और ये जो मेनली सेल के जो उसकी प्लांट की सेल होती है उसकी ग्रोथ में हेल्प करता है। फिर दिया है कि व्हेन लाइट इज कमिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ द प्लांट, यानी जब प्लांट के एक साइड से लाइट आती है तो ऑक्सिन डिफ्यूजेस टुवर्ड्स द सैडी साइड ऑफ द सूट। तो ऑक्सिन जो है वो प्ररोह के छायादार वाले भाग की ओर विसरण होने लगता है ऑक्सिन का। और यही आंसर आपको दिया है, उसमें ऑप्शन दिया है इस क्वेश्चन में कि प्ररोह के छायादार भाग की ओर ऑक्सिन का विसरण होने लगता है। फिर आगे दिया है कि दिस कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन, माने ऑक्सिन की ये सांद्रता जो है स्टिमुलेट्स द सेल्स टू ग्रो लॉन्गर ऑन द साइड ऑफ द सूट विच इज अवे फ्रॉम द लाइट। तो ऑक्सिन की ये जो सांद्रता है वो जो लाइट से दूर हुए प्ररोह होते हैं उनके ग्रोथ में ये हेल्प करता है। फिर दिया है कि 10 द प्लांट अपीयर टू बेंड टुवर्ड्स लाइट, इस प्रकार जो है पौधे हैं वो प्रकाश की ओर झुके हुए प्रतीत होते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका रिसोर्स। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में शरीर का कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है। अब फिर ये भी क्वेश्चन देखेंगे तो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि बीपीएससी ने इसका आंसर तो कान दिया है, यानी ईयर दिया है।
लेकिन अब यहाँ पे सेरेबेलम भी दिया है, जो कि एक हमारे शरीर का अंग ही है, लेकिन अब बीपीएससी ने इसको नहीं कंसीडर किया है आंसर में, सिर्फ कान को ही कंसीडर किया है। और अगर हम इसका सोर्स देखें तो ये सोर्स इसका हो जाता है क्लास 11th का एनसीईआरटी है, और चैप्टर हमारा है 21, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और ये क्लास 10 से भी रिलेट हम इसको कर सकते हैं, जो है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर से है, जिसमें हमें ब्रेन के बारे में बताया गया है कि ब्रेन का जो पार्ट है हैंड ब्रेन, उसका जो पार्ट है सेरेबेलम, ये भी बैलेंस, हमारे बॉडी को बैलेंस करने में हमारी हेल्प करता है। लेकिन अगर हम बात करें क्लास 11th का जो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर है, इसमें आप देख सकते हैं एक्सप्लेन किया हुआ है कि द क्रिस्टा एंड मैकुला आर दी स्पेसिफिक रिसेप्टर्स। तो क्रिस्टा एंड मैकुला एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं, ये ईयर के ही पार्ट होते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड पोस्चर, जो हमारे बॉडी के बैलेंस और पोस्चर के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये क्वेश्चन मेनली कान से जो आंसर होगा ये इससे पूछा गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है कि निम्न में से कौन सा गैर ओहमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका आंसर तो हो जाएगा टॉर्च बल्ब, ऑप्शन बी है टॉर्च बल्ब। और इसके अगर हम रिसोर्स की बात करें तो इसका जो रिसोर्स है वो क्लास 10th का चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं तो इसमें आपको चीज़ें जो बताई गई हैं, एक्सप्लेन किया गया है कि कौन सा ओहमिक प्रतिरोध है और कौन सा नहीं है, तो आपको इस चैप्टर से ये क्लियर हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो पूछा है कि सड़क प्रकाश में उपयोग आने वाले बल्बों को जोड़ा जाता है। तो इसका आंसर जो होगा वो समांतर क्रम होगा, बी ऑप्शन सही होगा। और इसके अगर सोर्स की बात करें तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये क्लास 10th के ही चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। आप जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो आपको इस चीज़ के भी बारे में पता चलेगा कि सीरीज क्रम के बारे में, पैरेलल क्रम में कैसे जोड़ा जाता है इन सब चीज़ों को, तो आप इसके बारे में भी जानेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि ये एकदम लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से मिले, हाँ, लेकिन आप जब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, चाहे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से करें या फिर कहीं और से करें, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्न ऑक्साइडों में से कौन सा जल में घुलनशील है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसके सोर्स की बात करें तो ये हमारा पूछा है मेनली क्लास 10th का चैप्टर है केमिकल रिएक्शन, फर्स्ट चैप्टर ही है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से ही। आप देखिए इसका एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स वाइगर्सली विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लैग्ड लाइम, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। यानी कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो जल से क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हीट भी रिलीज होती है। तो आप इस चैप्टर को जब अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको सारा चीज़ अच्छे से समझ में आएगा। तो बाकी ये रिसोर्स है इसका, यहाँ से ये क्वेश्चन उठाया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि निम्न में से कौन सा कोलाइड नहीं है। और इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सिरका। सिरका जो है कोलाइड नहीं है, बाकी रक्त जो है और धुआं जो है ये एक कोलाइड का एग्जाम्पल है। और इसके सोर्स की बात करें तो ये मेनली जो है क्लास 9th से पूछा हुआ है, चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर, कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इससे पूछा हुआ है। और आपको एग्जाम्पल भी कोलाइड्स के दिए हैं इस चैप्टर्स में, क्या क्या हो सकते हैं, जिसमें आपको स्मोक दिया है, फॉग दिया है, क्लाउड्स दिया है, मिल्क दिया है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया है। ऐसे ही आपको ये सारे कोलाइड्स के एग्जाम्पल आपको देख सकते हैं, स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे है क्वेश्चन की 46 क्वेश्चन है यहाँ पे। पौधों एवं पशु कोशिका में अंतर निम्न में से किस संरचना से स्पष्ट होता है। तो इसका आंसर मेनली हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कोशिका भित्ति। और अगर हम इसके सोर्स की बात करें तो ये भी क्लास 9th से ही पूछा गया है, चैप्टर 5 है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जीवन की मौलिक इकाई ऐसे करके है हिंदी में अगर देखेंगे तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में मतलब बताया गया है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल कैसे एक दूसरे से डिफरेंस करते हैं। और देखिए यहाँ पे प्लांट सेल में सेल वॉल दिया गया है, यहाँ पे दिया है कि प्लांट सेल्स इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल, जो कि एनिमल सेल्स में नहीं होता है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिंक ऑक्साइड का साधारण रूप से किसके उत्पादन में उपयोग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पेंट,
क्योंकि ये विस्फोटकों और घोलकों के में उत्पादन में नहीं उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर जो है पेंट होगा। और इसके अगर सोर्स की बात करें कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन जो है क्लास 10th से चैप्टर 3 है मेटल एंड नॉन मेटल्स। जब आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आएंगी कि जिंक ऑक्साइड का या और भी मेटल्स का कहाँ कैसे यूज होता है, आपको सारा ही एक्सप्लेन किया गया अगर है। आप किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है क्वेश्चन प्रैक्टिस, और इसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म हो जाता है टेक्स्ट बुक। आप टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स के थ्रू 800 प्लस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं विद टेस्ट सीरीज। इसके लिए आप हमारा कूपन कोड LGTG यूज करके 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो और टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स के यहाँ पे कुछ फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको 30,000 प्लस प्रीवियस ईयर पेपर टेस्ट, अनलिमिटेड री अटेम्प्ट फॉर ऑल टेस्ट मिल जाते हैं। साथ ही साथ आपको पास प्रो मैक्स के भी कुछ फीचर्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, आप यहाँ से इन फीचर्स को देख सकते हैं। इसके अलावा आपको अपनी ओवरऑल परफॉर्मेंस समरी, सेक्शनल समरी देखने को मिलती है, जहाँ पे आपको अपनी रैंक, आपका स्कोर, आपका अटेम्प्ट और एक्यूरेसी देखने को मिलती है। साथ ही साथ आपको अपने वीकनेस और स्ट्रेंथ के बारे में भी यहाँ से पता चलता है कि आपका कौन सा पोर्शन वीक है और कौन सा स्ट्रांग। इसके अकॉर्डिंग भी आप अपने वीकनेस को भी इंप्रूव कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे फ्री लाइव टेस्ट भी मिल जाता है, आपको टॉप रैंकर्स की रैंक भी यहाँ पे देखने को मिल सकती है, और आप यहाँ से उनका कंपेयर अपने रैंक के साथ भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पे टेस्ट को रीअटेम्प्ट करने का भी मौका मिलता है, इस तरह से आप अपने टेस्ट को रीअटेम्प्ट भी कर सकते हैं। आपको पास प्रो मैक्स के यहाँ पे कुछ फीचर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको रैंकर्स टेस्ट सीरीज, 10,000 प्लस स्टडी नोट्स और 24/7 रियल टाइम डाउट सपोर्ट मिल जाता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई है, आप यहाँ से टेक्स्ट बुक पास प्रो में एनरोल होकर हमारा कूपन कोड यूज करके अपने एग्जाम की बेहतर प्रिपरेशन कर सकते हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन निम्न में से किसमें दिखता है। तो त्रुटिपूर्ण का मतलब है कि डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन के बारे में पूछा है। आप अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हिंदी में है कितना डिफिकल्ट वर्ड करके यहाँ पे दिया है ऑप्शंस में। रक्त गुल्म दिया है, दात्र कोशिका अरक्तता दिया है, हेमोफीलिया दिया है। तो इसलिए मैं ज़्यादा इंग्लिश में भी प्रेफर करती हूँ साइंस को पढ़ना, ताकि चीज़ें कंफ्यूज ना करें। तो बात कर लेते हैं इसके आंसर की। तो इसका आंसर मेनली बी होगा, दात्र कोशिका अरक्तता, यानी सिकल सेल एनीमिया के बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है। और ये क्वेश्चन मेनली जेनेटिक डिसऑर्डर एनसीईआरटी में ही आपको मिलेगा, अगर आप पढ़ेंगे 9th-10th की एनसीईआरटी में किसी में जेनेटिक डिसऑर्डर से पूछा हुआ है। और अगर मैं इसका आपको एक्सप्लेनेशन दिखाऊं तो इसका दिया है कि सिकल सेल डिजीज इज कॉज्ड बाय अ म्यूटेशन इन दी हीमोग्लोबिन बीटा जीन फाउंड ऑन क्रोमोसोम। ठीक, तो ये किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन बीटा जीन जो कि क्रोमोसोम पे पाया जाता है, और इसका रिजल्ट जो होता है वो डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन यानी त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन होता है, जो आपके क्वेश्चन में पूछा हुआ है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में किस प्रकार की दवाई उत्पादन में इथाइल एल्कोहल का उपयोग किया जाता है। तो अगर इसके आंसर की बात करें तो हम इसका आंसर हो जाएगा ए, एंटीसेप्टिक। और इसके सोर्स की बात करें तो देखिए, आपको ये सोर्स अगर मैं बताऊं तो आप क्लास 6 की ही एनसीईआरटी देखेंगे तो उसमें आपको चैप्टर 2 मिलेगा कंपोनेंट ऑफ फूड के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरी ही एनसीईआरटी की बुक है जो मैंने पढ़ा हुआ है, और आपके लिए जो उसमें एनसीईआरटी में एक्टिविटीज़ दी रहती हैं उसको भी करना बहुत ही ज़रूरी रहता है, उनसे भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसमें जैसे कि कुछ यहाँ पे दिया है, आप देख सकते हैं पिंक कलर में यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है कि आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परख नली में कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन की मिला दीजिए। तो जब मैं ये पढ़ रही थी तो मुझे यहाँ पे टिंचर आयोडीन दिखा, क्लास 6 के ही एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो मैंने सोचा कि टिंचर आयोडीन है क्या। तो अगर आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हैं, जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं उनको अच्छे से देखते हैं, तो आपको वहीं पे उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया था, तुरंत ही मैंने इसको गूगल सर्च किया था उसी टाइम पे। तो मैंने देखा कि ये जो टिंचर आयोडीन है ये आयोडीन और एल्कोहल का मिक्सचर है, जिससे हमारा टिंचर आयोडीन बनता है। और ये टिंचर आयोडीन जो है ये एक एंटीसेप्टिक में काम आता है। तो इस तरह से मैं यहाँ से भी क्वेश्चन रिलेट करके मैं अपने एग्जाम में इसको सही की थी, इस क्वेश्चंस को। तो आप भी अगर क्वेश्चंस को चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं तो उसको बहुत ही अच्छे से डीपली उस चैप्टर को पढ़िए। तो इसका सोर्स मेनली हम बात करें तो इसका क्लास 6 में ही मुझे ये दिख गया था, तो मैं गूगल करके इसका आंसर देख ली थी यहीं से। और बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि न्यूमेरिकल बेस्ड है। तो आपको ऐसा नहीं है कि देख के डर जाना है कि न्यूमेरिकल पूछ दिया है, और ज़रूरी भी नहीं है कि आप 8 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन आप सही कर सकें। कुछ क्वेश्चन आप स्किप भी कर सकते हैं, या फिर अगर इसमें नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं तो आप इसमें कोई भी ऑप्शन एक सेलेक्ट कर लीजिए जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सही लग रहा हो। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो बनता है।
तो ये अगर आप देखेंगे तो इसका जो आंसर आपको देखने को मिलेगा ये क्लास 10th की ही एनसीईआरटी से पूछा हुआ है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इसमें ही इसका एक्सप्लेन किया हुआ है। आप देखिए इसमें दिया है कि अभिनेत्र लेंस यानी आंख के लेंस के बारे में बताया जा रहा है कि अभिनेत्र लेंस जो है वो रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। जब आप ह्यूमन आई देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन वहीं से रिलेट करके पूछा गया है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की, नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो इसमें पूछा है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट कौन सा नहीं है। तो आप अगर देखेंगे तो ये भी क्लास 10th के ही चैप्टर से पूछा हुआ है। और ये चैप्टर का नाम अगर मैं बताऊं आपको तो ये चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। चैप्टर 8 है क्लास 10th का कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जीव जो है कैसे जनन करते हैं। तो अगर आप इसका आंसर देखें तो इसका आंसर सी आंसर हो जाएगा, शुक्रवाहिका हो जाएगा। और मैं आपको ये अपना नोट्स दिखा रही हूँ जिसमें मैं पढ़ी हूँ, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आपको इस चैप्टर में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आप ये चैप्टर पढ़ते हैं तो आप चीज़ों को जानेंगे बहुत ही अच्छी तरह से। तो आप देख सकते हैं जैसे कि टेस्टिस हो गया, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स हो गया, वास्ट डिफरेंस हो गया। तो यही चीज़ जो है वो आपको यहाँ पे वास्ट डिफरेंस जो है हिंदी में यहाँ पे दिया हुआ है शुक्रवाहिका। तो यही ऑप्शन है क्योंकि ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है। बाकी जो अंडाशय या गर्भाशय यानी अंडाशय मतलब ओव्यूल्स जो होते हैं या गर्भाशय ओवरी, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पराग कोष में होते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आप इसको एलिमिनेट करके भी आंसर निकाल सकते हैं कि क्या इसका क्वेश्चन सही हो सकता है। यहाँ पे पराग दिया है और ऑप्शंस में भी देखिए पराग करके दिया है ऑप्शन। तो बाह्य दल अंडाशय पराग कण, तो इसका आंसर तो मेनली पराग कण ही हो जाएगा। और ये अगर इसके रिसोर्स की बात करें तो ये भी हमारा क्लास 10th के उसी चैप्टर से जो कि है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, उसी से पूछा हुआ है। आप देख सकते हैं कि एक ही चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया जो पूछा हुआ है इस चैप्टर से। अभी मैं एक क्वेश्चन और भी दिखाऊंगी आपको जो इसी चैप्टर से पूछा हुआ है। तो इसका आंसर तो हो गया परागकण, पराग कोष में होते हैं परागकण। और ये देखिए मेरा जो है मैंने नोट्स भी बनाया है इसका, ये पार्ट ऑफ फ्लावर्स मैंने पढ़ा है। तो इसको मैं देखिए यहाँ पे एंथर है, मैं इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ी हुई थी। तो ये क्वेश्चन मेरे लिए ईजी हो गया था करना। और ईजी क्या, इस क्वेश्चन को हम देख के भी शायद सही कर सकते हैं। तो आपने देखा कि ये सारे ही क्वेश्चन एनसीईआरटी के किस क्लास से पूछे गए हैं और किस चैप्टर से पूछे गए हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि किस क्लास की एनसीईआरटी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकती है। जैसे कि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो आप देखेंगे कि 9th और 10th की एनसीईआरटी से पूछे हुए हैं। और ये 9th और 10th की एनसीईआरटी आपके लिए 8 क्वेश्चन के लिए सफिशियंट हो सकती है अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लें तो। क्योंकि जो अगर आप देखें एक दो क्वेश्चन जो 11th या 12th से पूछे हुए हैं तो आपको इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि आप 12th की एनसीईआरटी पढ़िए या फिर 11th की एनसीईआरटी पढ़िए। आप इन्हीं चीज़ों को पढ़ के आप देखेंगे कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं। क्योंकि आप जब इसे पढ़ेंगे और इसके साथ साथ क्वेश्चन करेंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। अब बात कर लेते हैं कि आपके मतलब एग्ज़ाम के लिए कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप देखेंगे कि इसमें जो है बायोलॉजी के क्वेश्चन जो है, अगर 8 क्वेश्चन की बात करें तो इसमें जो 8 क्वेश्चन में से 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो बायोलॉजी के ही आते हैं। तो इस तरह से बायोलॉजी पार्ट जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग बायोलॉजी को पढ़ने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। आप क्लास 9th और 10th की जो बायोलॉजी के चैप्टर दिए हैं उसको आप अच्छे से कवर कर डालिए। इससे क्वेश्चन मैक्सिमम बनते हैं। तो इससे ये होगा कि आप स्कोर भी इसमें अच्छा कर पाएंगे। तो ऐसे करके आप अपना पढ़ाई करिए और पीवाईक्यूज तो ज़रूर सॉल्व करिएगा। सो फ्रेंड्स, सारे ही ये क्वेश्चन जो मैंने आज आपको दिखाए हैं ये सारे क्वेश्चन टीआरई 3 के ही पूछे गए क्वेश्चन हैं, जो कि क्लास जूनियर, टीजीटी और पीजीटी के क्वेश्चंस जो जीएस में पूछे गए थे, साइंस के क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन थे। और ऐसे ही मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूसरे भी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस दिखाऊंगी विथ प्रूफ कि वे एनसीईआरटी से किस चैप्टर से और किस क्लास से पूछे गए हैं और आपके लिए कौन सी एनसीईआरटी, किस क्लास की एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट हो सकती है। सो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।